हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का आखिरी पार्ट है ये, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो तरह से करते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं कि अगर किसी भी दो वेक्टर का जब आप डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड में आता है, यानी कि किसी भी दो वेक्टर का जब डॉट करेंगे तो वो स्केलर आएगा, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे जब आप वेक्टर को किसी दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तब उसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको एक वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? सपोज करें कि मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन बताता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में। ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूँ, ये दो वेक्टर है जिसका हम डॉट क्रॉस कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ साइन एंगल बिटवीन वेक्टर ऑफ दोनों के वेक्टर के बीच में, यानी कि ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा। सिंपल सी बात है क्या? और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बता रखा था। हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करने वाला एंगल लेते हैं और हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि टेल से टेल ज्वाइन करेंगे तो ये भी एंगल हो सकता है और ये भी लेंगे, तो जो छोटा वाला एंगल होगा वो लिया जाता है। इट्स ए रूल, ये रूल का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इन दोनों वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी आएगा। और इसको डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इसके डायरेक्शन निकालने के लिए दो तरीका है। पहला, एक हम लोग बात करते हैं इसके डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड का यूज कर लेते हैं, और दूसरा होता है स्क्रू रूल का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्क्रू रूल में। सपोज करें कि आपके पास कोई दो वेक्टर है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो वेक्टर है। सपोज करें कि यहाँ पे कोई वेक्टर है, सपोज करें कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, देखना ध्यान से, वेक्टर बी, और यहाँ पे वेक्टर ले लेते हैं ए। अगर आप इन दोनों को बाय द मेथड ऑफ स्क्रू रूल से कर रहे हैं तो आप स्क्रू यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दिया। सपोज करो कि ये स्क्रू ले लो और मैंने यहाँ पे रख दिया, और अब आप इसे ए से बी की तरफ घुमा रहे हो। किधर से किधर? ए से बी। तो जरा सोचो, ए से बी घुमा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मैं अभी क्या निकालना चाह रहा हूँ? मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ अभी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या आएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का इसका डायरेक्शन बात करूँ तो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इनके बीच में एंगल ये वाला थीटा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो आप स्क्रू को लो और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, तो ये किधर आएगा? पीछे की साइड में आएगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नट खुलेगा, है ना। स्क्रू जो होता है, वो जो नट जो होती है वो पीछे की साइड में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे पीछे आता है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे, उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। कैसा होगा? आउटवर्ड, यानी बाहर साइड में जो आ रहा है, इस प्लेन के आउटवर्ड होगा, इस प्लेन के आउटवर्ड यानी बाहर साइड में। अच्छा, अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए करने का, सपोज करो कि मैं बी क्रॉस ए बोल दूं, बी क्रॉस ए, तो किधर आना चाहिए? बी यहाँ है, क्रॉस यहाँ पे, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो किधर आएगा? अंदर। देखो, बी क्रॉस ए मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बी क्रॉस ए, भैया बी यहाँ है, हमने उल्टी साइड से चले, तो ये वाला एंगल बड़ा एंगल लेना है। मतलब ये तो हम लोग लेते नहीं ना, वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है? ये वाला। तो घुमाना आपको ए बी से है, तो यानी ऐसे घुमाएंगे, और ऐसे घुमाएंगे मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो लीजिए, स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ खुलेगा, अंदर की तरफ खुलेगा। आप इसको लेकर ऐसे से गोल गोल घुमाओ तो ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बी क्रॉस ए का मतलब होगा इनसाइड, इनवर्ड। ठीक है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी में आउटवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस ए में इनवर्ड आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो,
ये स्क्रू बनाया हुआ है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे मतलब आप ऐसे घुमा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अपवर्ड, तो एरो करके बनाया हुआ है, दैट्स इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एन कैप। ठीक है, सिंपल है। दूसरा हम लोग बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। फिर से वही चीज़ करेंगे। अगर आप सपोज करें इस एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ पे लिया हुआ है ए और यहाँ पे लिया हुआ है बी। अब आप राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ए से हमने लिया और बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, ए से लेकर बी की तरफ कर्ल करते हैं फिंगर को, तो ये जो थंब आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी ए क्रॉस बी में जब आप करेंगे तो आउटवर्ड आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड को डॉट लिख देते हैं कई बार, आउटवर्ड आएगा। कब करने पे आउटवर्ड आएगा, ए क्रॉस बी करने पे आउटवर्ड आएगा। एकदम सिंपल सी बात है। जरा सोचिए, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, इनवर्ड। थंब किधर है, थंब किधर निकल रहा है, अंदर की तरफ, तो होगा बी क्रॉस ए में कैसा होगा, इनवर्ड। ठीक है, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली बात, पहला पॉइंट देखते हैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बात सही है भाई, ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता है बी क्रॉस ए का, कभी भी बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी को अगर बराबर होना है बी क्रॉस ए से, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन देना होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन का फर्क होता है। देखिए, ए क्रॉस बी में आउटवर्ड आ रहा था तो बी क्रॉस ए में इनवर्ड आ रहा है, एक में अंदर एक में बाहर, यानी क्या, किसका अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है। इसीलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे तो अंतर हो जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है ए क्रॉस बी का और आपने गलती से बी क्रॉस ए निकाल दिया तो माइनस साइन का अंतर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 0। अगर कोई भी दो वेक्टर है और उसका पैरेलल, अगर मैं बात करूं कि दो वेक्टर है उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। क्यों 0 आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी करते हैं, जरा समझना यहाँ पे क्यों 0 होगा। आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, ये डेफिनेशन है। और अगर इसको 0 होना है, क्योंकि ए क्रॉस बी 0 होगा, और अगर 0 होना है तो भैया सोचो ये दोनों साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और 0 होने के लिए थीटा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री है इसका मतलब दो वेक्टर आपस में पैरेलल में है। और अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल में है, अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल में है, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि साइन 0 हो गया। और साइन 0 हुआ यानी कि साइन 0 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वेक्टर के आपस में पैरेलल थे, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। इस तरह से ए बी साइन थीटा में ये पूरा टर्म 0 होगा, तो बचेगा क्या, ए क्रॉस बी विल बी 0। ठीक है, सिंपल है। थर्ड पॉइंट थोड़ा समझते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी हैव, अच्छा परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो जरा सोचिए, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। और अगर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होगा, 1। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 होगा, ए बी होगा। दैट इज द मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर में और आप तब उसका आप क्रॉस करेंगे तो जस्ट उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा उसमें पार्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी भी दो वेक्टर के अंदर में अगर डायरेक्शन निकालना है कि डायरेक्शन कैसे पार्ट होगा, तो हम लोग आई जे के भी टर्म्स में निकालते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये वाला कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर वेक्टर बना हुआ आ रहा है एरो के साथ में, तब तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस
प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर लिया और इसको, लेकिन कोई वेक्टर का लिखा हुआ टर्म्स में है तो फिर कैसे बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ बनाई हुई है। अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक चरखी है आई यहाँ पे, जे यहाँ पे और के, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस साइन के साथ आएगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज कब क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। एक एक करके समझते हैं, आराम से समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो प्लस के आएगा। आपको बोला गया ना क्लॉकवाइज चलने के लिए, तो आई क्रॉस जे किए तो प्लस के, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो प्लस जे। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? वापस समझते हैं। आई क्रॉस जे विल बी पॉजिटिव के, जे क्रॉस के पॉजिटिव में आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव में जे, एंड फिर से सीक्वेंस वैसा ही। सिंपल है। अब रिवर्स में जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव होगा। फिर से वही आई जे कैसे बना लें, लेकिन इस बार उल्टा चलना है। आई क्रॉस के इज माइनस जे, जो रिजल्ट आएगा वो उसमें माइनस साइन के साथ आएगा। आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। वापस देखते हैं। आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। जब आप एंटी क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई करेंगे तब आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जब आप क्लॉकवाइज में करेंगे तब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसा आपको करना है। समझ आ गया क्या आपको? अब आई से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जीरो। आई से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। आई कैप क्रॉस आई कैप, तो इसकी वैल्यू जीरो। क्यों जीरो आती है? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल कितना? जीरो, इसलिए जीरो। जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो जीरो होता है। वो हम लोग प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जीरो है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ, वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो क्या ये बराबर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, बात तो एक ही रहेगा। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कर तो वही रहे हैं, ए क्रॉस बी, या इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बात एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। A vector product can be expressed in terms of rectangular components। अच्छा, एक वेक्टर को जैसे सपोज करिए कोई एक वेक्टर दे रखा है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, दूसरा वेक्टर दे रखा है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर ये दोनों वेक्टर दे रखा है और मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है तो एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। जहां पे आप इसको, यहां पर देखिए ये मेथड दे रखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे लिखा और इसको इस टर्म्स में लिखते हैं। आई जे के, पहला वाला का ए यहाँ पे लिखा, b1 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से यहाँ लिखा, b2 वाले पार्ट यहाँ पे और इस तरह से लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी एक तरीका है मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे भी। तो इसको कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा एक बार समझते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वही आपने मैथ्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, डिटर्मिनेंट वाला पार्ट वैसे ही चलता है। ए को आप हाइड कर लीजिए, ए को आप आई को छुपा लीजिए, पहले आप आई लिख दिए और आई वाले पार्ट को छुपा लीजिए यहाँ से और यहाँ वाला, तो बचेगा सिर्फ b1 b2 c1 c2। बस आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, b1 c2 माइनस माइनस अंक के साथ चलता है ये b2 c1। मैंने i1 लिखना था तो मैंने पहले i1 लिखा, i1 को छुपा लिया, तो जो बचा वो b1 b2 c1 c2 है। अब इन दोनों को लिखा b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ये वाला प्लस साइन के साथ लिखा था तो ये वाला माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो अब लिखेंगे यहाँ पे माइनस
माइनस जे कैप। और जब माइनस जे कैप का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब जो बच गया वो देखो, आई वाला बच गया और के वाला। आई वाला क्या बचा, A1 A2 C1 C2। तो अब इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A1 C2 माइनस E2 C1, क्योंकि हम लोग माइनस साइन के साथ लेते हैं बाद वाला, यहाँ भी माइनस है। अब बच गया तीसरा, तो पहले वाले में प्लस लिखा था, दूसरे वाले में माइनस, फिर तीसरे वाले में फिर प्लस, क्योंकि ये ऑल्टरनेट चलता है। फिर यहाँ पे प्लस साइन के साथ और K1 में लिखेंगे, के कैप के साथ। तो क्या बच जाएगा भैया, देखो ये वाला तो पूरा छुपा लिया हमने, तो बचा A1 A2 B1 B2। तो मल्टीप्लाई करिए, A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, इस तरह से आप किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है, क्या करना है एक बार फटाफट जल्दी से एक बार और बता देता हूँ। I1 को छुपा लेना है और जो बच जाए वो है B1 B2 C1 C2, तो इनका मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ ये होता है। सिमिलरली इस बार हमने J1 को छुपा लिया, लेकिन माइनस साइन के साथ, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, फिर ये वाला पीस प्लस होता है। तो इस पैटर्न में आपको रखना है, B1 को जे कैप को छुपा लेंगे, पूरा ये पार्ट छुप गया, उसके बाद जो बचा A1 A2 C1 C2, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही माइनस साइन के साथ लिखते हुए, फिर जे को करेंगे, के को करेंगे, तो फिर A1 A2 B1 B2 बच जाएगा, फिर उसके साथ इसको करेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। It may be noted that the scalar component of first vector A occupied the middle terms of row of determinant, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, वो पूरा लिखा हुआ है पैटर्न में। और अगर मैं बात करूं यहाँ से इसके फोर्थ वाला पार्ट, अ यूनिट वेक्टर इन कैप परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर इज। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, A का भी परपेंडिकुलर है और B का भी परपेंडिकुलर है। सपोज करें कि हम अभी इसकी बात कर रहे थे, मान लीजिए कोई A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तो कोई C वेक्टर होगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने बात करी स्क्रू रूल में और राइट हैंड रूल में, तो जो C वेक्टर होगा उसका मुझे डायरेक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, C वेक्टर है क्या, A क्रॉस B, और आपको पता है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दिए तो क्या बन जाएगा, वो C कैप, यही C कैप की वैल्यू बन जाएगी, C कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द दिस टू वेक्टर का। एक बार वापस समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर दे रखा है, इसका रिजल्टेंट आप जाते हैं या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, A क्रॉस B करते हैं, तब तो आप जान गए कि आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड है। अब आउटवर्ड का बोला हुआ है कि उसका डायरेक्शन निकालिए कितना होगा, वो तो हम एरो से बता रहे हैं कि बाहर होगा, लेकिन ये डायरेक्शन बताइए कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो C वेक्टर का वेक्टर कौन सा था, A क्रॉस B का जो वैल्यू था वो C वेक्टर था, अपॉन में मैग्नीट्यूड कर दिया तो वो डायरेक्शन निकल गया। यही पार्ट यहाँ पे भी बताया हुआ है। क्लियर है क्या, ठीक है। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस पार्ट को, देखिए तो थोड़ा सा, क्या आप A क्रॉस B लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं ना AB साइन थीटा, और मुझे डायरेक्शन निकालना है इनके बीच में, तो इनके बीच का जो डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा क्या, थीटा, साइन थीटा वाला टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अगर A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोप्लेनर है, देन A डॉट B क्रॉस C इज 0। अच्छा, होना भी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो, अगर मैं इसकी बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा थर्ड पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास तीन कोई वेक्टर है, ऐसा कोई A वेक्टर ले लीजिए, यहाँ पे कोई B वेक्टर ले लीजिए और ये वाला पार्ट C वेक्टर ले लीजिए। मान लेते हैं कि ये तीन हमने वेक्टर ले रखा है। अगर आप इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि B क्रॉस A क्रॉस B कर रहे हैं, तो वो कोई आउटवर्ड में आएगा वेक्टर, क्योंकि इससे प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, और वो जो परपेंडिकुलर होगा वो C के लिए 90 डिग्री पे बनेगा। और अगर 90 डिग्री पे बनेगा तो आप जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसीलिए जब आप यहाँ पे लिखते हैं ना जब आप लिखते हैं A क्रॉस B
डॉट सी वेक्टर, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। दोबारा समझिए, ए क्रॉस बी वेक्टर जब आप करेंगे तो इनका रिजल्टेंट इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और वो सी वेक्टर से 90 डिग्री पे बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। इन दोनों का आउटसाइड द प्लेन होगा और ये प्लेन में है, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा और किसी भी दो वेक्टर का डॉट अगर 90 डिग्री पे बन रहा है तो वो 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन, अगर मैं एंगल बिटवीन की बात करूँ ए प्लस बी और ए क्रॉस बी इज 90 डिग्री। भैया देखिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो उसी प्लेन में होगा और ये आउटसाइड द प्लेन होगा हमेशा, तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो ऐसे बताने का एक तरीका होता है, ए प्लस बी करेंगे तो उसी प्लेन में रहेगा, प्लेन तो वही रहेगा, और ये ए क्रॉस बी करेंगे तो आउटसाइड द प्लेन चला जाएगा, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये भी पॉइंट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। टू वेक्टर कैन बी शोन पैरेलल टू ईच अदर, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, उनके कोफिशिएंट इक्वल रेशियो में होने चाहिए। लेट से ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 और a2, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसके और इसके अगर इक्वल हैं, तो अगर ऐसा है तो उसके दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल में होंगे। एक कंडीशन लिख के दिखा देता हूँ आपको। सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, उसी पार्ट में शायद नेक्स्ट स्लाइड्स में लिखी भी होगी, एक बार देख लीजिए। a1 a2, यही वाला पार्ट की बात कर रहा था मैं। a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, यहाँ पे a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। अगर ये रेशियो सेम है, इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल में है। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे उसके बेस पे आके। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर इज 0 फॉर इंस्टेंस a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। सही बात भी है, अगर कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 हो रहा है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्रॉस के लिए भी पार्ट में अगर बात करें तो इस तरह से भी निकालेंगे, जो कि अभी हमने प्रीवियस में बात करी थी। नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोज करें कोई भी ट्रायंगल है और उसको बोला गया है आपको निकालने के लिए एरिया, मतलब आप हाफ ए इंटू बी लगा सकते हैं। सिंपल है, अगर किसी भी दो वेक्टर का आप क्रॉस कर रहे हैं और वो ट्रायंगल है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो आप ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट, अगर को मान लीजिए कोई भी आप पैरेललोग्राम वाला पार्ट में है, कौन सा पार्ट में, पैरेललोग्राम, तो आप उसका जो डायगोनल होता है उसका आप मल्टीप्लिकेशन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डी वेक्टर और यहाँ पे d2 वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायगोनली जो होगा वो आपको लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सो दैट वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप और 2k कैप, अब पैरेलल शो करना है हमें, ये दोनों हमें पैरेलल शो करना है ये वेक्टर को। तो पैरेलल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2। अगर रेशियो आ रहा है तो सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर कैसे करना है, यहाँ पे a1 क्या है, यहाँ पे 1 है, अपॉन में यहाँ पे 3 आ रहा है। रेशियो b वाला देखते हैं, यानी j वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -3। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो 2 है और यहाँ पे 6 है। यस, डेफिनेटली अगर हम देखें तो रेशियो सेम आ रहा है, तो यस ये एक पैरेलल हो रहा है। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है? नहीं, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है। इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1/3 1/3 1/3, यानी कि वेक्टर ए जो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है। ऑल्दो वो दोनों पैरेलल हैं दोनों, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। क्या दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो सकते हैं और मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं? हाँ जी, अगर मैं बात करूँ ये वाला वेक्टर ए है तो ये वाला वेक्टर बी है। अब देखो यहाँ पे दोनों पैरेलल वेक्टर है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी के लिए अगर मैं बात करूं तो ठीक है।
अच्छा, परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो पहली बात इनका क्रॉस करते हैं। क्या हम ए क्रॉस बी कर लें? ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा सा वही वाला मेथड निकालते हैं, रेक्टेंगुलर वाला मेथड। आई जे और के लगाते हैं। आई में अगर मैं बात करूं तो कितना लिखा हुआ है 2 यहां पे, और यहां पे अगर मैं बात करूं जे में कितना है 3 और के में कितना है 1, और यहां पे बी में बात करते हैं तो कितना आ रहा है, आई है 1, फिर क्या है -1 और फिर क्या है 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखो। पहले आई वाले पार्ट को छुपा दिया तो उसको लिख लो, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ। पीछे मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ इसका, तो ये पहले से ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर आपने लिखा माइनस ऑफ जे कैप, तो जे वाले को छुपा लो, जो बच गया कितना 2 और 1 और 1 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में कितना आएगा 2 -1, और फिर आपको लिखना है प्लस ऑफ के कैप के साथ। क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3, खत्म, है ना। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको आप लिख लीजिए, क्या आ रहा है इसका 3 और 1 4 आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ भी कितना आ रहा है माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस 6 के कैप। ये इसका ए क्रॉस बी का आंसर है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी तो इसका निकाला, अभी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो बहुत सिंपल है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, यही इसका डेफिनेशन है। तो वेक्टर हमने निकाल लिया, कितना है 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंडिविजुअली ए का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं इंटू बी का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड लेकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √(a1) स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसा है ना। ए इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, फिर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, इसको, ये आई है बेटा, ये यहाँ पे आई लिखा हुआ है ना, ये आई है, ठीक है। चलिए, तो ए का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 1, तो कितना लिखेंगे बेटा 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 1, फिर मल्टी, ये तो अभी मैंने ए वेक्टर का लिखा, अब बी वेक्टर का भी लिखते हैं। कितना आ रहा है आई 1 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर यहाँ पे -1 है, जे में तो -1 दिख रहा है, लेकिन आप 1 ही ले लीजिए क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √14, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा √3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √14 और √3 लिख रहे हैं, √72 लिख सकते हैं, कितना आएगा √42, ठीक है ना। 14 × 3 कर दिया और ओवरऑल रूट में लिख दिया, बात तो एक ही है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे आप रख दीजिए √42, दिस इज आवर आंसर, खत्म, सिंपल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखा दिया, क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया सारी